पहली बात तो बाजार अभी भी पूरी तरह से सेटल नहीं हो चुका है। मुझे लग रहा है कि देखिए एक पॉजिटिव बात तो क्रूड को लेके है कि क्रूड की कीमतें काफी हद तक गिरी है। 122-23 डॉलर से अभी 115 डॉलर हो चुकी है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो करेंसी को लेके है। करेंसी अभी भी इंडिया की काफी वीक है। डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है और उसके कारण आप देख रहे हैं कि एफआईएस के जो आउटफ्लोज है, जो बिकवाली का नंबर है वो काफी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट जून के महीने में अभी तक काफी बड़ी बिकवाली हो चुकी है और ये मोमेंटम जारी रहेगा क्योंकि जिस प्रकार के इंटरेस्ट रेट हाइक्स यूएस में होने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि दिसंबर 22 तक ये इंटरेस्ट रेट का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और तब तक एफआईएस की बिकवाली में कोई रुकावट आने वाली नहीं है। तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे वोलेटाइल रहेगी क्योंकि लिक्विडिटी जब बाहर जाती है तभी इंडियन मार्केट्स को डेफिनेटली उस बात में नेगेटिविटी आती है। मेरे ख्याल से गिने चुने सेक्टर जैसे डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे जो फ्रंटलाइन कंपनीज है वहां पे कोई भी और गिरावट अगर आती है अभिषेक, तो थोड़ा सा एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर एक्युमुलेट करना चाहिए क्योंकि हमको लग रहा है कि देखिए बाजार में अच्छी खबर और अच्छी कंपनी कभी साथ में आती नहीं है और अभी तो ऐसा मौका है कि सारी कंपनीज के शेयर गिरे हैं। न्यूज इतनी भी खराब नहीं है इन सेक्टर्स के लिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी से अपना कैपिटल एलोकेशन करना चाहिए। पूरा पैसा नहीं पर थोड़ा सा एलोकेशन अगर आप करते हो तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जब बाउंस बैक आएगा तभी डेफिनेटली ऐसे निवेशकों को काफी फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली अच्छे सेक्टर और अच्छी कंपनीज पे नजर रखिए और पूरी तरह से नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए अल्ट्राटेक कंट्री की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, ज्योग्राफिकली भी काफी वेल पोजिशनड है और मुझे लग रहा है कि मानसून के बाद नॉर्मली सीमेंट की डिमांड में पिकअप आता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो इसमें निवेशित रहना चाहिए। देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमजोरी स्टॉक में देखने को मिले क्योंकि आपने सही कहा कि सीमेंट में सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है, काफी दूसरे प्लेयर्स भी सीमेंट एक्सपेंशन कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क है और कैपेसिटी बिल्टअप है, मुझे लग रहा है कि इनको इसका फायदा जरूर मिलेगा। और रही बात प्राइस की, तो मुझे लग रहा है 1.5-2 साल का अगर ये नजरिया रखते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट उनको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा क्योंकि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है और आने वाले दिनों में अगर जीडीपी ग्रोथ रेट मजबूत रहता है तो सीमेंट सेक्टर डेफिनेटली आगे भी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाएगा। तो अल्ट्राटेक में होल्ड करने की राय रहेगी। बिल्कुल लॉस में पैनिक में बेचिए मत, हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी कर लीजिए लेकिन नजरिया 1.5-2 साल का रखें। अभिषेक, आपने सही कहा कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड है। इनफैक्ट इनके एम्प्लॉइज ने भी इस आईपीओ में पैसा लगाया था। तो मेरे ख्याल से देखिए लिस्टिंग तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग रही, इसके बाद डिविडेंड भी कोई खास आया नहीं। मेरे ख्याल से एलआईसी डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली अच्छा देगी क्योंकि इंश्योरेंस मार्केट में वो सबसे बड़ा प्लेयर है, करीबन 60-65% का मार्केट शेयर है। लेकिन मार्केट कीनली अवेट करेगा कि जो नॉर्मल मेट्रिक हम इंश्योरेंस कंपनीज के देखते हैं, जैसे एम्बेडेड वैल्यू होता है, फिर परसिस्टेंसी रेशियो होता है, ये सारे डेटा पॉइंट्स मैनेजमेंट ने कहा है कि जल्द ही वो लेटेस्ट मार्च 22 के नंबर्स के हिसाब से वो प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली मार्केट्स को इसकी वैल्यूएशन का अंदाजा आएगा। मेरे ख्याल से आईपीओ के बाद 25-30% ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि इससे नीचे शायद स्टॉक नहीं जाएगा क्योंकि हार्डली 2-2.5% का फ्लोटिंग स्टॉक है। तो मैं यही कहूंगा इस इन्वेस्टर को कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है, शॉर्ट टर्म नहीं 1.5-2 साल का नजरिया है, तो ही होल्ड करिए क्योंकि इस बिजनेस में अभी शॉर्ट टर्म में रिटर्न आना मुश्किल है लेकिन लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली पैसा बनेगा। नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा खासा मुनाफा बनेगा, बट मिनिमम 1.5 से 2 साल का टाइम फ्रेम रखिए क्योंकि काफी निवेशक यहाँ पे अटके हुए हैं और यहाँ पे मूवमेंट स्लो एंड स्टेडी होगी, एकदम झट से नहीं होगी। तो ये बात ध्यान में रखें। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए इनकी बाइंग प्राइस काफी अच्छी है, प्लस ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सोलर बेसिकली स्क्रीन्स बनाते हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट और ओनली प्लेयर इंडिया में ये है। तो आउटलुक काफी अच्छी है क्योंकि अभी ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर को लेके काफी उत्साह है, काफी नए प्लेयर्स इस मार्केट में उतर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इनका टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल का है तो इनको निवेशित रहना चाहिए। हालांकि ये स्टॉक 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है बट इन्होंने अभी और एक एक्सपेंशन कमीशन करने की बात की है। एक्सपेंशन खत्म होने के बाद उनकी कैपेसिटी और भी बढ़ेगी और उसका फायदा भी कंपनी को मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट ये होल्ड ऑन करें। अगर इनको इमीडिएटली पैसों की जरूरत नहीं है तो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। FY 23 और 24 दोनों साल अच्छे रहने की उम्मीद रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है।
इनका अभिषेक देखिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक ये गेटवे डिस्ट्रीब्यूट टैक्स की एसोसिएट कंपनी हुआ करती थी, इसका पूरा तरीके से डाइवर्समेंट हो गया। अभी इस कंपनी का जो सबसे बड़ा जो वर्टिकल है वो बेसिकली कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज को लेके काफी बड़ी उम्मीदें थी कि एग्रीकल्चर को लेके कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में कोई बड़ी अपसाइड आई नहीं है। इनफैक्ट इनके नंबर्स भी काफी खराब है। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर निवेशक को अच्छा खासा पैसा बनाना है लॉजिस्टिक स्पेस में, तो एक कंपनी है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स लॉजिस्टिक स्पेस में दिखाए, और वो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक रहेगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स ये कंट्री का सबसे बड़ा एमटीओ प्लेयर है, प्लस एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में भी काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने गट्टी को भी टेक ओवर किया है। तो ये करीबन 300 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये निवेश करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा अपसाइड इनको मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे आए हैं। ओवरऑल लॉजिस्टिक्स स्पेस में मैं यही कहना चाहूंगा कि कंट्री की इकोनॉमी जब बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, तब लॉजिस्टिक्स डेफिनेटली बेनिफिट करता है। और अभी तो मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी खराब है, उसलिए सारी तरफ आपको बिकवाली देखने को मिली है, बट लॉजिस्टिक्स डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है तो लॉजिस्टिक सर्विसेज की भी डिमांड बढ़ती है। बिल्कुल, इनफैक्ट अभिषेक देखिए, फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक्स में एसबीआई ने बहुत काम किया है। इनफैक्ट उनकी एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ और जो टिपिकली स्लिपेजेस का नंबर जो होता है वो काफी इंप्रूव हो चुका है। और चौथे तिमाही के बाद मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि आने वाले साल में अच्छी तरह से क्रेडिट ग्रोथ होगी। ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा हमको अभी मिला है जून में, वो करीबन 13% हो चुका है। तो क्रेडिट ग्रोथ साइकिल भी अभी बढ़ी है। जब भी क्रेडिट ग्रोथ साइकिल बढ़ती है, तभी ये इंडिकेशन होता है कि कॉर्पोरेट कैपेक्स और रिटेल डिमांड अच्छी तरह से बढ़ेगी। एसबीआई में सबसे अच्छी बात यह है कि इनके जो सब्सिडरीज है, जैसे कि एसबीआई लाइफ है, एसबीआई कार्ड्स है, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस उनका जो योनो ऐप है, जहाँ पे उनके करीबन 5-5.5 करोड़ कस्टमर्स है, वहां पे भी वैल्यू अनलॉकिंग की बातें हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इनको कम से कम साल 1.5 साल ये होल्ड करना चाहिए। एसबीआई डेफिनेटली एक अच्छा आउट परफॉर्मर बैंकिंग सेक्टर में साबित हो सकता है, प्रोवाइडेड ये थोड़ा टाइम इसमें निवेशित रहे। अभिषेक, पहले तो मैं ये इन्वेस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बहुत ही बढ़िया रेट पे इन्होंने एंट्री की है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फायदा यही होता है कि आप ज्यादा समय स्टॉक्स में अगर टाइम बिताते हैं और अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस लगते हैं, तो अपसाइड काफी मजबूत आती है। रही बात आईटीसी की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आईटीसी ऐसे बाजार में भी वेरी रॉक सॉलिड है, क्योंकि बाजार वोलेटाइल होने के बावजूद इसमें जो गिरावट आई है वो बहुत मामूली आई है कंपेयर टू अदर फ्रंटलाइन कंपनीज। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि पिछला साल इनके लिए बहुत अच्छा था। इन्होंने डिविडेंड भी काफी अच्छा दिया था, 11 रुपए का डिविडेंड दिया था, करीबन 90% का डिविडेंड पे आउट था। और सबसे बड़ी बात, फ्री कैश फ्लो जो हम एनालिस्ट देखते हैं, करीबन 12,300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था, और कंपनी बहुत ही कैश रिच है इसके बावजूद। तो मुझे लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, स्पेशली एफएमसीजी, होटल्स और पेपर सेक्टर के लिए। सिगरेट बिजनेस में भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर ये कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि 305-310 का टारगेट कंफर्टेबली आ सकता है। रही बात अशोक लेलैंड की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अशोक लेलैंड भी इन्होंने बहुत अच्छे प्राइस पे एंटर किया है। कमर्शियल व्हीकल का जो सेक्टर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट हमारा अनुमान है कि FY23 यानी करंट ईयर में ये इंडस्ट्री कम से कम 25-30% का ग्रोथ रिकॉर्ड करेगी। और अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा डिफेंस सेक्टर में भी है, तो यहाँ पे भी इनको थोड़ी बहुत अपसाइड मिलेगी। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं, तो यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है। तो दोनों स्टॉक्स में पोजीशंस होल्ड करें, और मैं समझता हूँ इधर से भी अच्छा पैसा इनको बनाने को मिलेगा। देखिए, टाटा मोटर्स में डीवीआर और जो फ्रंटलाइन टाटा मोटर्स का शेयर है, उसमें मोरलेस एक्शन सिमिलर होता है। जब टाटा मोटर्स का फ्रंटलाइन बढ़ता है तब डीवीआर बढ़ता है, और वैसा वर्सा अगर फ्रंटलाइन गिरता है तो डीवीआर भी गिरता है। इनके लिए मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे भी इन्होंने बहुत निचले लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है, और हालांकि एटलीस्ट कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए यहाँ पे नंबर्स खराब आ सकते हैं, क्योंकि इनका कर्जा काफी बैलेंस शीट पे ज्यादा है। प्लस यूरोप में भी इनकी बिजनेसेस है, जैसे जीएलआर है। तो यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे भी अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं, तो टाटा मोटर्स ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्ट्रेटेजी की है, प्लस उन्होंने कहा है कि FY24 तक जेएलआर का पूरा डेट 0 हो जाएगा, तो ये बातें डेफिनेटली स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि काफी काम हो रहा है, बट नंबर्स में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे भी मैं होल्ड करने की राय रहूंगा, और डीवीआर भी अगर ये होल्ड करते हैं तो मुनाफा तो मेरे ख्याल से उनका बनेगा ही, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली डीवीआर की भी वैल्यू आगे बढ़ेगी। अभिषेक, पहली बात तो इनके पास गुजरात नर्मदा वैली कॉर्पोरेशन है। बेसिकली ये कंपनी नाम से तो फर्टिलाइजर्स की कंपनी है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है वो केमिकल्स है।
ये कंट्री में TDI नाम का एक केमिकल बनाते हैं जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। तो ये इनका काफी बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। फर्टिलाइजर्स बहुत छोटी बिजनेस है। बेसिकली ये एसिटिक एसिड भी बनाते हैं जहाँ पे कीमतें काफी अच्छी तरह से बढ़ी है। तो मेरा तो नजरिया है कि देखिए एसिटिक एसिड की कीमतें भी अच्छी बढ़ी है। TDI के प्राइसेस भी काफी फर्म हो चुके हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा था कि कम से कम 3 से 6 महीने के लिए ग्लोबली TDI की प्राइसेस ऊपर रहेंगे और इसका फायदा GNFC को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इनको थोड़ा सा एवरेज भी करना है तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कंपनी ने बहुत शानदार नंबर्स FY22 के लिए डिक्लेयर किए थे। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी अच्छा डिविडेंड्स भी देती है और अगर इनका नजरिया कम से कम साल भर का है तो ये अपना कॉस्ट प्राइस रिकवर करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अभी ट्रेंड फर्टिलाइजर्स में एक्चुअली क्यों डाउन है मुझे पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली मानसून के शुरू होने के बाद नॉर्मली फर्टिलाइजर और जो एग्री स्टॉक्स होते हैं वहां पे तेजी देखने को मिल रही है। शायद कुछ रेगुलेटेड इशू होगा, बट डेफिनेटली GNFC को फर्टिलाइजर से ज्यादा कुछ है नहीं। ये केमिकल कंपनी है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाती है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा एवरेज करके एक 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर रख सकते हैं तो इसमें डेफिनेटली इनकी पोजीशंस पॉजिटिव होके थोड़ा बहुत ये पैसा भी कमा सकते हैं। अभिषेक, इसमें भी बने रहने की रहेगी, क्योंकि देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ऊपरी लेवल से स्टॉक करेक्ट हो चुका है, लेकिन जो तिमाही रिजल्ट्स फोर्थ क्वार्टर के आ गए थे वहां पे हमने देखा था कि कंपनी के पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। मार्जिन भी इंप्रूव होने की इन्होंने मैनेजमेंट ने इंडिकेशन दिया था। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छी ऑर्डर बुक है और अच्छे बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी मेरे ख्याल से। अगर इनका टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म है तो होल्ड करना है। पैनिक में मत बेचिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस काफी स्ट्रांग है। तो थोड़ा समय दे दीजिए, डेफिनेटली इसमें रिकवरी आएगी और अच्छा खासा पैसा बनेगा। ऑलराइट, ठीक है, ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप के जरिए हमें सतनाम जी ने भेजा है। चंबल फर्टिलाइजर्स पे सवाल है इनका। 2000 शेयर्स 360 के भाव पर लिया है और थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि फर्टिलाइजर शेयरों में वीकनेस काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। आज भी देखेंगे चंबल फर्टिलाइजर करीब 3.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 288 के लेवल्स पर, और पिछले एक हफ्ते में ही करीब 10% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को भी मिल चुकी है। चंबल फर्टिलाइजर में क्या और वीकनेस दिखाई दे रही है आपको, और इनको स्टॉप लॉस भी सुझाइए। काउंटर देखे तो रिसेंटली काफी अच्छा करेक्ट हो गया है, वॉल्यूम भी रहे हैं इसमें। 5 साल से छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए तो एक पॉजिटिव खबर है। आज देखिए बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर है, लेकिन ये स्टॉक कोशिश कर रहा हरे निशान में टिकने की। हालांकि शुरुआत काफी अच्छी हुई थी लेकिन वहां पर टिका नहीं है। फाइजर, क्या सलाह होगी आपकी? आई थिंक अभिषेक, पहली बात तो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि जो वैक्सीन आपने कही है वो वैक्सीन का इम्पैक्ट इनके पेरेंट कंपनी को मिलेगा। ये इंडिया की सब्सिडरी है, तो जो भी वैक्सीन US में 5 साल के बच्चों के लिए यूज किया जाएगा उसका पूरा फायदा पेरेंट जो फाइजर की है उसको मिलेगा, फाइजर इंडिया को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम फाइजर इंडिया के बिजनेस मॉडल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि काफी सॉलिड बिजनेस मॉडल है। देखिए ये स्टॉक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने आज तक कभी डाइल्यूशन किया नहीं है, डिविडेंड्स भी काफी अच्छे देते हैं और इनका जो फोकस होता है वो R&D के ऊपर होता है। नया मॉलिक्यूल पेरेंट बनाती है तो इनके लिए एक्सेस टू दैट R&D बहुत आसान होता है। तो मेरे ख्याल से मैं निवेशक को यही कहूंगा कि इन्होंने ऑब्वियसली ऊपरी लेवल पे ये शेयर जरूर खरीदा है, लेकिन अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है तो ही इसमें आप निवेशित रहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में एक तो लिक्विडिटी कम होती है और रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम होते हैं क्योंकि प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है। बट अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो अच्छा खासा अपसाइड अभी भी मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि पेरेंट अपनी जगह पे है, लेकिन जो इंडियन सब्सिडरी है वो उनके ग्लोबल एक्सपर्टाइज से जरूर बेनिफिट करेगी और ऑब्वियसली आने वाले 1.5-2 साल में आपको नंबर्स में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो होल्ड ऑन, बट बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसे शेयर में जब भारी गिरावट आती है तभी शेयर होल्डर्स या पब्लिक जो इन्वेस्टर्स है वो डर जाते हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली मैनेजमेंट बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है। ओनली थिंग इनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा करके यहाँ पे निवेशित रहना है। मार्केट को सेटल होने दीजिए, क्योंकि अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग अडानी एंटरप्राइजेस ये हाई बीटा स्टॉक्स है। बाजार का मूवमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी भागते हैं, जब गिरता है तभी बहुत तेजी से गिरते हैं और ये ज्यादातर ट्रेडिंग फेवरेट वाली कंपनियां हैं। मेरा ख्याल से अगर मार्केट में थोड़ी और गिरावट आती है तो खरीदने के मौका समझ लीजिए। और ये जो हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट है
इसमें अडानी एंटरप्राइजेस को कोई ज्यादा बड़ा फायदा होगा नहीं मेरे ख्याल से, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। ये जो भी प्रोजेक्ट है ये कम से कम 3-4 साल लगेगा कमिश्निंग होने के लिए और इसका बेनिफिट कंपनी को मिलने के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली मैं यही कहूंगा कि ये सारे जो ग्रुप कंपनीज है इंक्लूडिंग अडानी एंटरप्राइजेस, बैलेंस शीट अगर हम देखें तो यहाँ पे कर्जा बहुत हैवी है और अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ रहा है, तो इसका भी एक थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट इनको सहना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब बढ़ेगा तभी ऑब्वियसली इंटरेस्ट कॉस्ट इन कंपनीज को ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इससे भी डेफिनेटली मार्केट्स में थोड़ी चिंता है। बट ओवरऑल अगर किसी को खरीदना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद शायद